आज एक कहानी सुनाती हूँ आपको मैं। एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। पंख अभी मजबूत नहीं हुए थे, पर आंखों में सपना आकाश छूने का था। साथ वाली चिड़िया बोलती, इतनी कम उम्र में ये क्या संभव है? पर उसने अपनी उड़ान को दूसरों की राय पे नहीं छोड़ा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा उड़ना सीखा, तेज हवाओं से लड़ना सीखा और गिरकर फिर उठना सीखा, उठकर फिर उड़ना सीखा। रास्ते में आंधियां आई, सवाल उठे, पंख भी थके, पर उसने हार नहीं मानी। और एक दिन पेड़ से ऊपर, पहाड़ से ऊपर, आकाश में उड़ने लगी। जिसे कल तक कम छोटा समझा जा रहा था, आज वो सबका मार्गदर्शन कर रही है और हौसला भी बढ़ा रही है। इसलिए सशक्त होने की कोई उम्र नहीं होती है, सोच की ऊंचाई जरूरी होती है। तो आज हम मिलने जा रहे हैं एक यंग वुमेन से, जो लीडरशिप, विजन और ग्राउंड लेवल वर्क के साथ पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बना रही है। कम उम्र में पॉलिटिक्स में आना आसान नहीं होता है, क्वेश्चन, क्रिटिज्म, पर इन सब के बीच कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से रिप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। सिस्टम में रहकर सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं सुश्री रानू भावसार से, जो लीडरशिप, विजन और कमिटमेंट से फ्यूचर को शेप दे रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। रानू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मिनी शेड्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया एसडी ट्यून में। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल हो गए राजनीति में रानू जी आपको? अगर देखा जाए तो राजनीति में मैंने एबीवीपी से मैंने शुरुआत की थी। 2004 से मेरी शुरुआत हुई थी। छात्र संघ का पहला चुनाव मैंने महारानी लक्ष्मीबाई में लड़ा था। एज अ वुमन अगर कोई भी राजनीति में आना चाहे तो क्या क्या चैलेंजेस रह जाते हैं उनके लिए? देखिए, एज अ वुमन तो वुमन यानी कि मैं बोलूँगी कि चैलेंज ही है। वुमन अगर घर से बाहर भी निकलती है तो उसके लिए चैलेंज ही है, कोई भी क्षेत्र हो। राजनीति तो एक जगह है, लेकिन आज आप देखिए कि कहीं भी जो भी बहन बाहर निकल के कार्य करती है, ये स्कूल भी जाती है, कॉलेज जाती है, अपने काम के स्थल पे जाती है, तो उन्हें वहाँ पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मतलब बचपन से ही महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं कई बहनें ऐसी है जो चुनौतियों का सामना करते हुए बहुत आगे पहुंची है और बहुत आगे बढ़ी है। रानू जी, जैसे किसी बच्चे से क्लासरूम में पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, और एक पॉलिटिशियन बनेगा, ऐसा बहुत कम बोलता है। तो आप इस फील्ड में कैसे आई? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि किसी भी बच्चे से हम पूछते हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, कोई भी नहीं बोलता है कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे, कि मुझे नेता बनना है। हाँ, कोई भी नहीं बोल पाता। नहीं बोल। हाँ, तो लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि मुझे क्लास 9th से, कक्षा 9वीं से मैं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है, कक्षा 9वीं से। उसके बाद में जब वहाँ पे जब चुनाव प्रक्रिया हुआ करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्लास में, कक्षा में सारी बहनें मुझे चुना। मतलब जो और भी साथ में बहन खड़ी होती है, सब अपने अपने चुनाव के मॉनिटर चुनाव होते हाँ, हैं। मॉनिटर चुनाव। हाँ। और मैं पढ़ने में हमेशा थोड़ा नॉर्मल ही रही हूँ, तो मुझे हमेशा सेकंड मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर तो उससे हो जाता है परसेंटेज, जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं वो फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर में खड़ी होती थी मैं। तो सारी बहनों का मतलब क्लास में अगर 40 बहनें हैं, 40 हैं, तो उसमें से मुझे कम से कम 35 वोट तो मुझे फाइनली मिलते थे। मैं 10th में एक बार फेल भी हो चुकी हूँ। फेल हो चुकी थी। तो मेरा फिर मैंने 11th किया और 12th फिर मैंने प्राइवेट किया था। जब ग्रेजुएशन के लिए मैंने प्रवेश किया, तब बिल्कुल कि अब चुनाव लड़ना है, ये वो। फिर जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, तो वहाँ पे कि मेरा लक ठीक नहीं था उस समय, तो उसमें प्रक्रिया चेंज हो चुकी थी। चुनाव की जो प्रक्रिया होती थी, अब मुझे आदत थी कि मुझे वोटिंग की आदत थी, वोट द्वारा मुझे चुना जाता था। अब वहाँ पे प्रक्रिया चेंज हो गई, परसेंटेज प्लस आपने क्या क्या कार्य किए। तो परसेंटेज के आधार पे तो ठीक था, इतना मेरा नहीं था। लेकिन हाँ, मैंने जो गेम्स किए हैं, बास्केटबॉल खेला है मैंने, रेड क्रॉस में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और भी अदर एक्टिविटीज़ में मेरा परफॉर्मेंस रहा है, उसके आधार पे उसमें मेरा अच्छा रहा। फिर एक बार बाहर आके हमारी टीचर हमको बोलती है कि बेटा, तुम्हारी जो एज है 2 महीना ओवर एज हो रही है, इसलिए आप अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुन सकते। मैंने सोचा कोई बात नहीं। उसके बाद में कुछ समय बाद
जब महिला बाल विकास के साथ मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ जी। तब मैंने बाल विवाह के लिए बहुत काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया, घरेलू हिंसा के लिए किया, बाल भिक्षा भृति के लिए किया। कोई बाल विवाह के वीडियो के लिए आपको एक हाँ अच्छा जी। पुरस्कार भी मिला हुआ है बिल्कुल, वुमेन्स डे पर। मैंने 2014 में बाल विवाह रुकवाया था, पहला बाल विवाह रुकवाया था। हमारे एक सर हैं, हाँ। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। काफी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्होंने काफी कार्य किया, महिला बाल विकास को काफी आगे बढ़ाया मंदसौर क्षेत्र में। राघवन जी शर्मा सर हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रह चुके हैं मंदसौर नगर में। तो उनके साथ हमारा एक शौर्य दल था हमारा, उसमें मुझे मास्टर ट्रेनर बनाया गया था। तो हमारा शौर्य दल पूरा उनके साथ कार्य करता था, और भी बहनें थी वो भी काम करती थी। तो उन्होंने कुछ बहनों के सामने बात रखी कि वहाँ पे बाल विवाह होने जा रहा है, तो इस प्रकार से आपको वीडियो बना के लानी है। तो कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है। तो वो मैं नाम नहीं बताऊंगी किस क्षेत्र में हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, पर वो एक जगह पे, ऐसी जगह पे हो रहा था वो बाल विवाह कि वहाँ पे जाके आना मतलब एक लड़ाई वाला माहौल, ये वो सब। मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा घबराहट तो होती है, थोड़ा डर लगता है। तो फिर भी मैंने हिम्मत जताई, मैंने ठीक है अब जाना तो है। गई, मैंने वीडियो बनाई। वहाँ पे जिस बहन का विवाह हो रहा था वो 8वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, और उसका वीडियो बनाया। मैंने उससे पूछा, उसने बताया मैं 8वीं कक्षा में हूँ। मैंने पूछा कि आपकी टीचर भी आ रही है यहाँ पे, तो बोले हाँ आ रही है। ऐसा करके बात हुई, बस काफ़ी इतना पूछा। फिर मैं आ गई, क्योंकि वो काफ़ी था, क्योंकि उनके घर वाले वो झूठ बोल रहे थे कि बड़ी उसकी एज ज़्यादा बता रहे थे कि वो तो 11वीं में 12वीं में है और 18 की हो गई है इस टाइप से। और वो वीडियो जो था सर को लेके बताया। फिर कुछ समय बाद अपने महिला बाल विकास की कमिश्नर मैडम आदरणीय कल्पना श्रीवास्तव मैडम का अपने पास में आक्या गांव में भ्रमण हुआ। उस दौरान सर ने, जो राघवन शर्मा सर थे, उन्होंने बताया वीडियो मैडम को कि मैडम ये देखिए, ये बहन के द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और ये बाल विवाह हमने रोका और उसकी बालिका। अच्छा, उस वीडियो से वो बाल विवाह रुक गया था? हाँ, वो तो प्रक्रिया शुरू की थी तो वो बाल विवाह रुक गया था। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रही थी, कल्पना श्रीवास्तव मैडम जो उन्होंने जैसे देखा और बोले बहुत अच्छा काम किया ये, और वेरी गुड, आप इनका नाम 8 मार्च महिला दिवस के दिन सम्मान के लिए दीजिए। डायरेक्ट अनुशंसा से गया। वैसे प्रक्रिया होती है कि कलेक्टर द्वारा जाता है। हाँ, लेकिन वो डायरेक्ट नाम गया। फिर मुझे 8 मार्च 2015 को सीएम से सम्मान मिला, प्लस 51,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई। और हाँ, बस मुझे ये खुशी थी कि हाँ मैंने सीएम के साथ फोटो खिंचवाया है। हाँ, उसके बाद जब मैं यहाँ मंदसौर में आई तो विभिन्न क्षेत्रों से मुझे बुलाया गया, ये वो, तो मैं बोला अच्छा इतना बड़ा काम मतलब किया है क्या। हाँ, तो वही हुआ जब मुझे इंदौर में बुलाया था। एक वाल्मीकि समाज द्वारा कार्यक्रम किया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, तो उसमें माननीय विधायक दीदी उषा जी ठाकुर द्वारा भी सम्मान किया गया था। ऐसे मुझे जिला कलेक्टर द्वारा सम्मान किया गया। यहाँ पे राजनीति क्षेत्र में भी सम्मान किया गया। मतलब अलग अलग सामाजिक क्षेत्र, मेरी समाज में मुझे हैदराबाद में सम्मेलन में, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, वहाँ पे भी मतलब इस चीज़ के लिए मुझे सम्मान प्राप्त है। तो वो थोड़ा फिर ये इतना जब सम्मान बहुत जगह से मिला तो मुझे लगा कि बहुत मैंने अच्छा काम किया है। उसके बाद मेरी एग्जाम होना था प्रशासनिक क्षेत्र में। मैंने एक सब इंस्पेक्टर का पेपर डाला था। मैं पढ़ने में कमजोर थी, इसलिए 6 नंबर मुझे कम आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि जब हम लोग बाल विवाह रुकवाने जाते थे ना दीदी, तो उस समय हमारे साथ पुलिस फोर्स रहता था। तो मुझे ये लगता था, मैंने यार मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये तो अच्छी बात है कि हमारे साथ तो पुलिस वाले आ रहे हैं। हाँ, मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी आ रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। उसी के बाद में मुझे बीजेपी में मुझे आमंत्रित किया गया, क्योंकि सभी जानते थे कि एबीवीपी से हमारे परिवार की बच्ची है, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं अलग से थी। तो एबीवीपी के माध्यम से था पहले से, तो मुझे आमंत्रित किया गया। फिर मैंने बीजेपी में मैंने पूर्ण सक्रियता के साथ काम किया, और उसी के आधार पर मुझे आज पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और पार्टी ने मुझे जिला मंत्री का पद दायित्व दिया। मतलब एज अ वुमन पॉलिटिक्स में आने पर स्ट्रगल्स क्या क्या रहते हैं एक वुमन को, एक औरत को क्या क्या फेस करना पड़ता है? घर से बाहर वुमन निकली है, सारी चीजें फेस करना है। कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या आप कहीं कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही हैं, मतलब कोई भी क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र में भी है तो वुमन है, यानी कि आपको फेस करना है। आप देख लीजिए पुलिस की नौकरी में आज से 2008 या 5 के समय पुलिस में
पद खाली रहते थे महिलाओं के, बहनों के, घर से बाहर निकलने नहीं देते थे कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाना बहनों को, ये है। पर ऐसा नहीं, धीरे धीरे जब बहनें आगे बढ़ी और खुद को बिल्ड किया, और समाज से तो बहनें सदियों से लड़ती आ रही है, और आज भी जो लड़के आगे निकली हैं उन्होंने किया कार्य। अलग से प्रॉब्लम्स आती हैं कानू जी, जैसे कि लोग बातें बनाते होंगे, क्वेश्चंस होते होंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो आप पब्लिक फेस है, तो ये शायद मुझे लगता है कि लोग अपने मन से बोलते हैं ना, बात बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसा होता होगा इसमें भी? जी देखिए, शुरू में तो बहुत होता है। आप जैसे इंटर करते हैं, और ये होता है यानी कि मैं एक महिला होने के नाते ये समझूंगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, यानी कि आपको उस क्षेत्र से तो कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ने वाले हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लोग मेरा चरित्र प्रमाण पत्र बांटना शुरू कर दिया था लोगों ने। और करते समय पे अगर कुछ आपने कुछ अच्छा किया होगा तो जल्दी सर्टिफिकेट निकले होंगे आपके लिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि कैसे भी करके महिलाएं इसको पीछे हटाना है, इसको पीछे हटाना है। बस पुरुषों को ऐसा लगता है कि हाँ, हम ही हर क्षेत्र में हम ही रहे, लेकिन आज की बहनें पीछे हटने वाली नहीं है। वर्ल्ड कप भी लाने वाली हमारी बहन ही है। और मंदसौर तो सशक्तिकरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ कलेक्टर भी वुमन है, एडीएम भी वुमन है, अपनी जो नगर पालिका अध्यक्ष भी वुमन है, उपाध्यक्ष भी वुमन है, तो शायद इससे अच्छा एग्जाम्पल कहीं हो ही नहीं सकता है ना जी। जैसे आप पब्लिक फिगर हैं, सब लोगों से मिलती हैं, तो अलग अलग ह्यूमन सेंटिमेंट्स के एग्जाम्पल आपको दिखते होंगे, तो कभी मुझे मन में उथल पुथल हो जाती है, मन बेचैन हो जाता है, फिर उस सबको कैसे बैलेंस करती हैं आप? उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार ये जरूरतमंद है, बड़ी दुखी है, तो मतलब बहुत अंदर से फील होता है कि मतलब कुछ गलत हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्ति से, ऐसे बहन से मैं जाके खुद बात करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं उस समस्या का खुद सॉर्ट आउट कर सकती हूँ या कोई समाधान हो तो मैं करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं उसका रास्ता निकालती हूँ कुछ ना कुछ, कि ऐसा नहीं तो ऐसा, मैं कहीं फ़ोन लगाना है, यहाँ से इसको कुछ मदद मिल जाए, या वो क्या चाह रही है, मतलब उस टाइप से कुछ ना कुछ मैं पूरे प्रयास अपने पूरे करती हूँ कि उसको हेल्प मिले। और जब उसका काम होता है और जब वो जो उसका चेहरा खुशी से जो होता है, तब शांति मिलती है कि हाँ, मतलब आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो। आपकी खुद की कौन सी किसी इनर स्ट्रेंथ है जिससे आप प्रभावित होकर रोज घर से निकलती हैं कि बस आज तो कुछ नया करना है? मेरे अंदर एक ही चीज है, और वो है सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव। मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहना पसंद करती हूँ और हमेशा रहती भी हूँ। अगर मुझे लगता है कभी कभी मैं 5 मिनट के लिए नेगेटिव भी हो गई ना, तो मेरा 6वां मिनट ऐसा निकलेगा कि फिर से मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ। मतलब अगर मेरा कुछ काम हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो मैं विदिन ए सेकेंड दूसरी चीज सोचने लग जाती हूँ। मतलब कि ठीक है ना, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर हो भी जाता तो मैं क्या कर लेती, मतलब मैं उस चीज को ऐसे ले लेती, कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव मन का हुआ अच्छा, मन का नहीं हुआ और अच्छा। बिल्कुल। तो गीता सार में भी लिखा है ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे। तो वो भी चीजें मतलब ऐसा भी होता है बहुत सी बार के चलिए ये नहीं हुआ तो भगवान ने और अच्छा प्लान भी बना रखा होगा हमारे लिए। बिल्कुल, ये चीज तो होती है कि अगर, और होता भी राजनीतिक क्षेत्र में तो हमेशा होता है, आपके पास बहुत सारे अवसर आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हाँ इस बार हमको ये चीज मिलना चाहिए, ये दायित्व हमको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, 1 नहीं मिला, 2 नहीं मिला। फिर जब आपको मिलता है ना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अच्छा इसके लिए तो मैंने इतने प्रयास भी नहीं किए थे और ये दायित्व मुझे मिल गया। क्योंकि आपको देख रहे हैं लोग कि आप काम कर रहे हो, आप बने रहो अपनी जगह, बस आप काम करते रहो। आपके अकॉर्डिंग वुमन एम्पावरमेंट क्या है? कैसे लगता है कि हाँ ये तो एम्पावरमेंट है? वुमन तो स्वयं में एक शक्ति है, शिव को भी शक्ति की आवश्यकता होती है, तो मतलब वुमन एम्पावरमेंट तो अपने आप में एक शक्ति ही है। तो हर वुमन में ऐसी शक्ति होती है कि वो जो चाहे कर सकती है। अब हम कहते हैं कि एक महिला ही चाहे तो सब कुछ अच्छा कर सकती है, और एक महिला ही
चाहे तो पूरा सर्वनाश कर सकती है। और ये हम देखते भी हैं। एक परिवार को कौन चलाता है? एक महिला चलाती है। और वो चाहे 2 दिन अगर खाना बनाना बंद कर दे तो सब अस्त व्यस्त, व्यवस्था ही सारी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो एक छोटी सी जगह से हम सोचे तो आज देखा जाए तो अब हमारे आज सुषमा स्वराज जी है, वर्तमान में जो हमारी मिनिस्टर है आदरणीय निर्मला सीतारमण, ऐसे बहुत सारी वुमेन्स एम्पावरमेंट का उदाहरण है हमारी नजरों में। मंदसौर में भी कई हमारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पुलिस में हैं, एक आप बैठे हैं हमारे सामने। नहीं, बहुत सारे हैं। We all are example of women empowerment. हमारे यहाँ ई रिक्शा बहनें चला रही हैं। हाँ, आप देखिए ई रिक्शा बहनें चला रही हैं। हमारे यहाँ बहनें टोल पे बैठी हैं। आपने कभी अभी पेट्रोल पंप पे बहनें हमारी पेट्रोल का भरने का काम कर रही है। हाँ। तो मतलब हर जगह वुमन है। जैसे कोई यंग लड़कियां हैं या गर्ल्स हैं, वो अगर पॉलिटिक्स में आना चाहें तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो भी कॉन्फिडेंटली अच्छा से काम कर सके? मैं यही कहना चाहूँगी मेरी बहनों से कि आप हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, आपको राजनीति में भी आना चाहिए और यहाँ पे अपने विचार रखना चाहिए। ये मतलब बहुत सारी बहनें हैं, बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखती है, बहुत अच्छा बोलना आता है उनको, लेकिन राजनीति में कोई आना नहीं चाहता, पर आना चाहिए। जिनको लगता है कि हाँ हम इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में। और ऐसा कुछ नहीं है, आप सही है तो आप बने रहिए। मैं वापिस आपको बता रही, आप सही है तो आप बने रहिए। किसी बड़े व्यक्ति ने मुझे कहा है, जब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी तो स्वाभाविक नॉर्मल है, हम मोरल डाउन हो जाता है, मोरल हो तो फिर मैंने किसी से बात की, बड़े व्यक्ति से मार्गदर्शन लिया, मैंने ऐसा हो रहा है। उन्होंने एक ही चीज मुझे बोली और मुझे बहुत अच्छी लगी, आप सही हैं। मैंने बिल्कुल, आप आपकी जगह बने रहिए और इन चीजों का कोई रिएक्शन आपको देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। तो बस मुझे अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला और मैंने उस दिन से सोचा था जिसको जो बोलना है बोले, मुझे अपना मेरा जो अच्छा देना मुझे अपना। आपका काम बोलता है, एंड होते होते काम बोलता है। आज के वीडियो का एंड मैं अपने हस्बैंड डॉक्टर कपिलेश दवे की 2 लाइन से करना चाहूंगी कि मैं बेखौफ अपनी रवानगी मुकम्मल कर रही हूँ, मैं बेखौफ अपनी रवानगी मुकम्मल कर रही हूँ, मैं बारिश का दरिया हूँ, समंदर से मिलने जा रही हूँ। चलिए रानू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने बुलाया, इतना समय निकाला। और आपने निकाला, आप बिजी शेड्यूल में रहते हैं। नहीं, अब देखिए आप भी बिजी रहते हैं सब। हाँ, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकाला और आपके माध्यम से कई बहनों को बहुत सारी चीजें मिलेगी, देखने को मिलेगी। और मैं बहनों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप अगर वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, बाहर निकलिए। बहुत अच्छी दुनिया है, हम सही हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप बने रहें और अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए। रानू जी की कहानी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। अगली सीरीज में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।